ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर में होने वाली दो प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ तक तो थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ से एक न्यूमेरिकल प्रश्न को जोड़ दिया गया है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 10:1 है। प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट की आपूर्ति है तथा द्वितीयक कुंडली में जो है 220 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है। तो प्राथमिक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है 3 प्रश्न दिया गया है। तो पहला तो हम लोग ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताना है और ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बताना है और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है। तो एक एक प्रश्न को जो है आपको अच्छे से समझाया जाएगा और आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो पहले तो पहला उत्तर जानकारी रखेंगे, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वह अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस सिद्धांत पर? अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो यह पहला उत्तर जो है समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब अगला इसमें प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, दोनों को परिभाषा लिखना है। तो पहला उत्तर समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर की पहले परिभाषा समझेंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे इसकी जो परिभाषा को समझेंगे, बहुत आसान परिभाषा है। अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए अपचाई ट्रांसफार्मर का परिभाषा खुद बना सकते हैं। तो ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होते हैं वे प्रत्यावर्ती वोल्टेज को मान को बढ़ा देते हैं और प्रबल धारा के मान को घटा देते हैं, उसी को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या है। तो लिख लेंगे यहाँ पर वे ट्रांसफार्मर, यहाँ उत्तर लिख लेंगे यहाँ पर वे ट्रांसफार्मर, वे ट्रांसफार्मर, वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा दे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को, वोल्टेज के मान को बढ़ा दे, वोल्टेज के मान को क्या कर दे? बढ़ा दे, बढ़ा देता है। वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है तथा प्रबल धारा के मान को, तथा प्रबल धारा के मान को, प्रबल धारा के मान को, प्रबल धारा के मान को घटा देता है, प्रबल धारा के मान को घटा देता है, घटा देता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? ऐसे ट्रांसफार्मर को, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? ऐसे ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस एक बार और पढ़ते हैं, परिभाषा याद हो जाएगा। वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है और प्रबल धारा के मान को घटा देता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो प्राथमिक कुंडली जो होता है उसमें फेरों की संख्या कम होती है। तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में लिखेंगे यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, फेरों की संख्या कम होती हैं, फेरों की संख्या क्या होती हैं? कम होती हैं, कम होती हैं। कहेंगे यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती हैं तथा द्वितीय कुंडली में,
तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं। फेरों की संख्या अधिक होती हैं। फेरों की संख्या अधिक होती हैं। कितना आसान परिभाषा है, अधिक होती हैं। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर आप लोग समझ गए होंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है? वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या कर दे? बढ़ा देता है, और प्रबल धारा के मान को क्या करता है? घटा देता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। वोल्टेज का मान बढ़ना है, धारा का मान घटना है। अब यहाँ पर इसका जो है प्रतीक बना लेंगे। इसमें फेरों की संख्या कम रहेगा। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यहाँ कम रहेगा, लेकिन द्वितीय कुंडली में यहाँ फेरों की संख्या क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। यह प्राथमिक कुंडली हो जाएगा, और इधर उधर वाला जो बना है यह द्वितीय कुंडली हो जाएगा। यह प्राथमिक है और वह द्वितीय कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, और यहाँ द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। फेरा मतलब देखिए यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो इसका मतलब इसमें फेरों की संख्या इसमें कम है, इसमें फेरों की संख्या ज्यादा है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है आप लोग समझ में आ गया होगा कि मतलब ये प्रतीक बनाया गया है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बाद में हम लोग पढ़ेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। अब अपचाई ट्रांसफार्मर का परिभाषा खुद बना सकते हैं, बस इसी का उल्टा लिख देना है, आपका जो है परिभाषा बन जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उल्टा अपचाई ट्रांसफार्मर है। तो इसमें जो वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है, यहाँ क्या लिखे हैं कि वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान बढ़ाता है, तो यहाँ पर वोल्टेज के मान को घटा देता है। अब प्रबल धारा के मान जो घटा देता है वह बढ़ा देता है, बस यही अंतर रहेगा। तो यहाँ पर परिभाषा कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर वे ट्रांसफार्मर, परिभाषा बना लेंगे वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या कर दे? घटा दे। मान को घटा दे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या कर दे? घटा देता है तथा प्रबल धारा के मान को, क्या करेगा? अब प्रबल धारा के मान को जो घटा था तो वह बढ़ा देता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? ऐसे ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। कितना आसान है, बस परिभाषा को समझना है। जो ऊपर वाला परिभाषा लिखे हैं इसी का उल्टा लिख दीजिएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और अपचाई ट्रांसफार्मर में यहाँ देखिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? कम है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या जहाँ कम है वहाँ अधिक हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो था यह ऊंचाई था, अब क्या लिखेंगे? अपचाई ट्रांसफार्मर। लिखेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहेगा? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अब यहाँ क्या रहेगा? तो कहेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहेगा? अधिक होता है। फेरों की संख्या अधिक होता है तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती हैं। फेरों की संख्या क्या होती हैं? कम होती हैं या कम होता है। तो कितना आसान है। अब जो ऊपर ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर एक जैसा परिभाषा है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। जहां बढ़ा है वहां घटा, जहां घटा है वहां बढ़ा। अब इसमें अगर तो अब यहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रतीक बना लेंगे। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होता है,
और द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या होता है वह जो है कम होता है। यानी कि द्वितीय कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली हो गया, और यहाँ पे जो बनेगा यह द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, यहाँ पर कम है। 1 2 3 फेरा हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें प्राथमिक में जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या क्या है, अधिक हो गया है, और यह द्वितीय कुंडली इसमें फेरों की संख्या कम है। तो यहाँ लिखेंगे प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में जो है फेरों की संख्या क्या है, अधिक है, और द्वितीय कुंडली है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कम है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रतीक है, तो लिखेंगे यह जो है अपचाई ट्रांसफार्मर, क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर का यह प्रतीक है। इसके पहले ऊंचाई ट्रांसफार्मर था। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या क्या था, कम था। इसमें क्या है, ज्यादा है, और इसमें जो है ऊंचाई में जो है द्वितीयक में ज्यादा था, तो द्वितीयक इसमें क्या रहेगा, कम रहेगा। तो उम्मीद करते हैं यह जो है जो प्रतीक बनाया गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसका जो है अगला जो इसमें प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में होने वाले 2 प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए। तो ट्रांसफार्मर में होने वाले 2 हानियां कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। पहली हानियां क्या हैं, तो प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने से तांबे के तारों में वैद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि होती है। जो प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली, ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली होता है और एक द्वितीय कुंडली होता है। जब प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में जब धारा प्रवाहित होता है, जो तांबे की जो तार होते हैं उसमें वैद्युत ऊर्जा होता है, लेकिन वैद्युत ऊर्जा होने की वजह से वह धीरे धीरे वह गर्म हो जाता है, गर्म होने लगता है, तो उसी को कहा जाता है उष्मीय ऊर्जा के रूप में वह हानि होती है। तो पहला जो है आपका दोष जो है कमियां समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो कमियां क्या है, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स है द्वितीय कुंडली में नहीं गुजरता है, इसे फ्लक्स हानि कहते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह द्वितीय कुंडली में नहीं गुजरता है, इसे फ्लक्स हानि कहते हैं। अब इसमें जो है क्वेश्चन जो दिया गया है, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल इसमें जोड़ा गया है। अब न्यूमेरिकल को भी हल किया जाएगा, एक एक लाइन को जो है आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझाया जाएगा। तो पहले न्यूमेरिकल को आप समझते हैं कि इसमें कैसे इसको हल किया जाएगा। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या का अनुपात दिया गया है 10:1 है। प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट की आपूर्ति है। यहाँ प्राथमिक कुंडली में 220 का जो है वोल्टेज दिया गया, द्वितीयक में 220 ओम का प्रतिरोध से जुड़ी है। प्राथमिक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या इसको कहते हैं ENP, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या इसको कहते हैं ENS। तो ENP संबंधे ENS बराबर क्या दिया गया क्वेश्चन में, तो 10:1 दिया गया है। अब यहाँ पर ENP का नाम क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, P मतलब प्राइमरी, और S का मतलब सेकेंडरी, मतलब ये दूसरी कुंडली हो गई, ये प्राथमिक कुंडली हो गया। ENP संबंधे ENS बराबर 10:1 है। अगर इस संबंधे को हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ENP बटा ENS बराबर क्या हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा। और इसमें मान क्या दिया गया था, और प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज दिया गया था। प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज किसे दिखाएंगे, तो वह दिखाया जाएगा VP से। प्राथमिक है, प्राइमरी है, इसमें वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। अब 220 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है और एक प्रतिरोध दिया गया था किस कुंडली में, द्वितीय कुंडली में जो है प्रतिरोध उसको कहा जाएगा RS। द्वितीय कुंडली है, इसे RS का जो प्रतिरोध कितना दिया गया, 220 ओम दिया गया है। अब इसमें किसकी गणना करना है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा IP की गणना करना है। IP बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या क्या मान दिया, फेरों की संख्या का अनुपात दिया गया है, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज दिया गया, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध दिया गया है, और IP पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। अब ट्रांसफार्मर में जो सूत्र होता है क्या पढ़े हैं, सूत्र ENP बटा ENS होता है। ENP बटा ENS बराबर होता है VP बटा VS होता है, बराबर होता है IS बटा IP होता है। यह सूत्र जो है ट्रांसफार्मर का सूत्र होता है। अब ट्रांसफार्मर में जो परिरमण नियतांक होता है यही सूत्र है। अब इसी सूत्र की सहायता से जो है आपको IP का मान निकालना है, प्राथमिक कुंडली में धारा। अब यहाँ पर लेकर के चलेंगे, किसका मान दिया, देखिए VP का मान दिया है, तो VP का मान 220 है, तो इसके सहायता से पहले VS का मान निकालेंगे। ENP का मान दिया है, NS का मान दिया, तो इन दोनों सूत्र को लेकर जब चलेंगे तो इसमें जो है आपका VS का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो अगर ये दोनों सूत्र को लेके चला जाए तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात
क्या है, एनपी को और एनएस को एक साथ ले रहे हैं बराबर वीपी को बटा वीएस को एक साथ लेकर के हल करेंगे। यह समझिए फार्मूला है, इसी फार्मूला से हमको हल करके मान निकालना है। आप कैसे इसको हल करेंगे, एक एक लाइन को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। अब देखिए एनपी बटा एनएस का मान दिया, एनपी बटा एनएस का मान क्या है, 10/1 दिया गया है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 10/1 हो जाएगा बराबर वीपी का मान, देखिए वीपी का मान 220 वोल्ट है, तो यहाँ लिखेंगे 220 वोल्ट हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा और VS क्या हो जाएगा, यहाँ पर VS हो जाएगा। 10/1 कहाँ से आया, एनपी बटा एनएस का मान 10/1 है, 220 बटा VS हो गया। अब इसमें अगर देखेंगे तो VS को ऊपर कर देंगे, इसमें गुणा कर लिया जाएगा, तो जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10 VS बराबर क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा, और 220 हो गया तो VS बराबर निकल गया, VS बराबर क्या है, तो 220 बटा हो जाएगा, नीचे जाएगा 10 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, VS बराबर क्या आ जाएगा, 22 वोल्ट जो है यह निकल गया। अब किसके सहायता से, इन दोनों के बीच में जब चला गया है तो एनपी बटा एनएस का मान दिया गया था, वीपी का मान प्रश्न में दिया था, VS का मान निकाल लिया है, तो VS का मान कितना गया आपका, 22 वोल्ट जो है मान निकल गया। अब हम लोग किसका मान निकालना है, अब IS का और IP में हमको निकालना है, तो कैसे हल करेंगे। अब इसके सहायता से जो अब VS का मान निकला है और VS का मान निकल गया और RS का मान निकला है, अब यहाँ पर जो है IS का पहले मान निकालना पड़ेगा, तब जाकर के IP का मान निकालना पड़ेगा। तो अब ओम का नियम आप जानते हैं, ओम का नियम से अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, तो ओम का नियम से अगर बनेगा IS बराबर सूत्र क्या बनेगा, तो VS बटा RES हो जाएगा। ये किसका सूत्र है, IS का सूत्र हो जाएगा ओम के नियम से। अभी क्या लिखेंगे यहाँ पर, IS बराबर VS का मान निकला है 22 है, बटा जो है 220 दिया गया है, 220 दिया गया। अब इसमें जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो भाग देने पर जो है 1/10 आ जाएगा, IS बराबर 1/10 आएगा, और 1/10 को भाग करेंगे तो 0.1 एम्पियर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मान क्यों निकालना है, क्योंकि IS जब तक निकलेगा नहीं तब तक IP का मान नहीं निकल सकता है। अब ये दोनों सूत्र को लेकर चलेंगे, अब दोनों सूत्र को जब लेकर चलेंगे तो ये जो है मान IP का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या सूत्र बनेगा, तो VP बटा VS बराबर IS बटा IP। अब ये सूत्र बन गया। अब इसमें गुणा कर लेंगे, अगर IP का गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो क्या बनेगा, VS का गुणा इसमें होगा, तो बनेगा यहाँ पर VP गुणे IP बराबर हो जाएगा यहाँ पर IS गुणे VS। अब यहाँ पर IP को रोक दिया जाएगा तो IP बराबर फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर IS गुणे VS बटा नीचे जाएगा VP हो जाएगा, फार्मूला बन गया। अब इसमें मान को भर दीजिए, तो मान जब भरेंगे तो IS का मान क्या है, 0.1 है, VS का मान क्या है, 22 हो जाएगा, और VP का मान 220 है। अब ये मान को भर करके हल करेंगे तो 22 से तो ये कट जाएगा, 22 दहा में 10 हो गया, 10 से भाग कर देंगे, 0.01 एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें कैसे इसको हल किया गया है पहले ध्यान देंगे। सबसे पहले इन दोनों सूत्र के बीच में लेकर के चला गया है तो VS का मान निकला, और VS की सहायता से IS का मान निकालना है। जब IS का मान निकल जाएगा तो अब इन दोनों के सूत्र का प्रयोग करेंगे, तब जाकर के IP का मान निकलेगा। IP का नाम क्या है, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा की गणना किया गया। तो यहाँ ओम का नियम लागू किया गया, IS वाला सूत्र IS व VS बटा RS हो जाएगा, इसमें मान भर करके IS का मान निकाल लिया, और इन दोनों के बीच में जब चलेंगे तो IP का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं यह न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।